जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न होंगे। जो सारे प्रश्न हैं वो जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार सेट हैं दोस्तों। तो आप इसे बनाइए और आपका कितना मार्क्स आता है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और ये प्रश्न सारे दोस्तों हमने बुक से लिया है और प्रश्न का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो आप बनाइए और इसका अनुभव जरूर शेयर कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए में करेगा 4 जिले, बी में करेगा 3 जिले, और सी करेगा 2 जिले, और डी करेगा 1 जिले। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो आपके किसी भी राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करती है। वो 2 जिले का नाम याद रखना है। एक हो जाएगा आपका लोहरदग्गा और एक हो जाएगा दोस्तों खूंटी। ये 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य का सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में करें कि इसको पहाड़ से, बी सीतागढ़ पहाड़, सी दूध पानी, और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि झारखंड के हजारीबाग जिले के सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसमें एक विशेष रूप से देखें दोस्तों तो बुद्ध की 4 आकृति युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर इस तरह की खंडित प्रतिमा भी मिली है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 18 जून 1990 ईस्वी में भाजपा ने अपनी संदर्भ पुस्तिका वनांचल क्यों कहाँ से जारी किया। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों पटना से, बी कलकत्ता, सी रांची, और डी कह रहा है कि दिल्ली से। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि 18 जून 1990 को भाजपा ने अपनी संदर्भ पुस्तिका वनांचल क्यों रांची से जारी किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत संघ के 27वां राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। बी कह रहा है कि बिहार के 16 जिलों तथा उड़ीसा के 2 जिलों को मिलाकर यह राज्य बना। सी में कह रहा है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया। डी कह रहा है कि इनमें से सभी गलत है। अगर आपको ध्यान में होगा दोस्तों सभी कथन यहाँ पर देखेंगे कि गलत हो जाएगा। पहला को अगर देखें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत संघ का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, न कि 27वां राज्य के रूप में। वहीं दूसरा में कहा कि बिहार के 16 जिले, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि बिहार के 18 जिले को देखें तो अलग करके झारखंड का गठन किया गया था, जिसमें उड़ीसा का कोई भी जिला शामिल नहीं था। तीसरा में कहा दोस्तों कि झारखंड का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आपके इंद्र सिंह नमधारी जी थे, न कि शिबू सोरेन थे। तो इस तरह से तीनों कथन जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में पाइकन जमीन के बारे में कौन सा कथन वो सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि राजा के अधीन वो जमीन जो जमींदारों को दे रखा था। बी में कह रहा है कि सिपाही के वेतन के बदले में दी जाने वाली जमीन। सी में कहा कि गैर झारखंडियों को झारखंड में बसाने के लिए जमींदारों द्वारा दी जाने वाली जमीन। और डी कह रहा दोस्तों इनमें सभी सही है। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि पाइकाइन ज़मीन जो होता था वो होता था कि सिपाही के वेतन के बदले दी जाने वाली ज़मीन को पाइकन ज़मीन कहा जाता था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के पूर्ण रूप से हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हो सका। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि 1765 में, बी कह रहा है 1857 में, सी कह रहा है 1837 में, और डी कह रहा है 1836 में। तो आपको ध्यान में होगा कि 1765 ईस्वी में देखें तो आपका जो इलाहाबाद के संधि होता है, इसके बाद 72 वर्ष के बाद 1837 ईस्वी में हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में निम्न में कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्म युद्ध के फ्रांस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। ऑप्शन ए में करा दोस्तों तीर, बी में करा के साल का पत्ता, सी करा के साल वृक्ष की टहनी, और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि संथाल विद्रोह के दौरान जो है साल वृक्ष की टहनी को यूरोपीय धर्मयुद्धों को फ्रांस की तरह देखें यानी क्रोस की तरह, फ्रांस की तरह नहीं, क्रोस चीन जो होता है उसकी तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा तो साल के वृक्ष की टहनी को। अगला प्रश्न है कि झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों 60 किलोमीटर, बी कह रहा है 90 किलोमीटर, सी कह रहा है 120 किलोमीटर, और डी कह रहा है 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी जो है वो 90 किलोमीटर है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात,
बी में कारक हुंडरू जलप्रपात, सी में कारक सदनी घाघ जलप्रपात और डी कारक घघरी जलप्रपात। निम्न में से किसका निर्माण रांची पठार के उद्गम नदियों से हुआ है? यानी कि इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि जितने भी जलप्रपात हैं उसमें से रांची पठार से उद्गम नदियों के द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों केवल बी, ऑप्शन बी में कह रहा है बी और सी दोनों, और डी में कह रहा है कि केवल डी, और डी में कह रहा है दोस्तों कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इनमें सभी हो जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो रांची के पठार के भाग से कई नदियाँ निकलती हैं, जिसमें देखिए दोस्तों तो पठारों के किनार से खड़ी ढाल के कारण झरना और जलप्रपातों का निर्माण करते हैं। इसमें से देखें तो बूढ़ा घाघ हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात हो जाएगा, सदनी घाघ हो जाएगा, घघरी हो जाएगा, दसम हो जाएगा, जिसको जोन्हा फूल या गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं। ये भी सब देखिए तो रांची के इर्द गिर्द ही और रांची के पठार से ही निकलती है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि दामोदर नदी, बी में कह रहा है कि बराकर नदी, सी में कह रहा है कि दक्षिणी कोयल, और डी कह रहा है कि सकरी नदी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको ध्यान में होगा कि झारखंड की नदियों को जैसे कि अगर क्रम में अगर देखें तो इसमें से दक्षिणवर्ती नदी में आपका आ जाता है कि दक्षिणवर्ती नदी नहीं है, उसमें सकरी नदी जो है वो दक्षिणवर्ती नदी में नहीं आएगा। अगर बाकी के ऑप्शन को अगर देखें तो आपको ध्यान में हो जाएगा दोस्तों कि झारखंड की नदियां जैसे कि दामोदर नदी हो गया, स्वर्ण रेखा नदी हो गया, ब्राकर नदी हो गया, दक्षिणी कोयल नदी हो गया, शंख नदी हो गया, अजय नदी हो गया, ब्राह्मणी नदी हो गया, गुमानी नदी हो गया और बांसलुई नदी हो गया। ये सभी नदियाँ जो है झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियाँ, यानी कि सब नदियाँ देखें तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जबकि अगर वहीं बात करें दोस्तों तो आपके जो सकरी नदी है उत्तरवर्ती नदी है, यानी कि सकरी नदी का बहाव जो है उत्तर की क्षेत्र की ओर है दोस्तों। तो इस तरह से तो इसको अगर नदियों के बाँट को देखेंगे तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुनी डी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, ये करा कोडरमा जिले में, बी में करा दोस्तों गिरिडीह जिले में, सी करा हजारीबाग में और डी करा के धनबाद में। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि मुनी डी जलप्रपात जो है भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और यह जलप्रपात जो है झारखंड के धनबाद जिले के मुनी डी खदान के पास एक जंगल में स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा एक कार्य झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का एक कार्य नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो कार्य दिए हुए दोस्तों उसमें से चुनना है कि कौन से गंगा संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य नहीं आता है। ऑप्शन ए में कहा कि गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और क्रियान्वयन का मॉनिटर करना। दूसरा में करा दोस्तों कि जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना। सी में कह रहा है कि प्राधिकरण राज्य स्तर पर सीवरेज तथा अवसंरचना तथा जलमग्न क्षेत्र उपचार तथा बांध वाले मैदान की सुरक्षा तथा लोक जागरूकता का प्रसार करने का प्रयास करना, और डी कार्य के इनमें से सभी कार्य। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो गंगा संरक्षण के अंतर्गत इन सभी कार्यों को दिया गया है, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यानी गंगा संरक्षण क्या करेंगे दोस्तों, जो एक बनाया गया है तो 2009 में इसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया है। तो गंगा नदी में बात कही गई कि प्रदूषण को निवारण करना, नियंत्रण करना और क्रियान्वयन में मॉनिटरिंग करना, और जल का पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग तथा वर्षा जल संचयन को भी प्रोत्साहित करना। और इसके अंतर्गत कार्य दिया गया प्राधिकरण राज्य स्तर पर सीवरेज और संरचना तथा जलगम्य क्षेत्र उपचार और बांध वाले मैदान की सुरक्षा और लोक जागरूकता का प्रसार करने का प्रयास करना। इस तरह से सभी यहाँ पर कार्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है कि 0.659 हेक्टेयर, बी में कह रहा है दोस्तों कि 0.960 हेक्टेयर, सी में कह रहा है कि 0.0960 हेक्टेयर और डी में कह रहा है दोस्तों कि 0.0659 हेक्टेयर। तो यहाँ पर अगर सही अगर आंसर देखेंगे दोस्तों तो झारखंड में प्रति व्यक्ति जो वन भूमि की उपलब्धता है वो हो जाएगा आपका 0.0960, यानी कि 0.0960 हेक्टेयर। और दशमलव के बाद पता होगा दोस्तों कि एक अंक को पढ़ा जाता है, लेकिन आप वहाँ पर भी मैथ नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए याद रखिएगा 0.0960 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन उपलब्ध है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में है?
ऑप्शन ए करा के सिंहभूम क्षेत्र में, बी करा के दक्षिणवर्ती रांची में, सी करा के दक्षिणी लातेहार में और डी करा के इनमें सभी में। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन यानी जिस क्षेत्र को अगर देखें 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है और इसके अंतर्गत आपका सिंहभूम और दक्षिणी रांची और दक्षिणी लातेहार यानी कि सभी जिलों में ये वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ के आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों को आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहा जाता है। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार जो है सिंहभूम, दक्षिणी रांची, लातेहार एवं संथाल परगना में है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि जिस क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार और संथाल परगना में है। तीसरा में कह रहा है कि इन वनों में साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, करमा, महुआ एवं बांस मिलते हैं और डी करें कि इनमें सभी सही है। आपको हम बताया दोस्तों कि इसमें से एक कथन गलत है और उसको चुन रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका ये कि जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर नहीं बल्कि एक क्राइटेरिया निर्धारित है कि 120 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा होती है तो वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। तो यहाँ पर 150 की जगह में 120 होना चाहिए था। इस तरह से गलत कथन आपका एक हो जाएगा। आंसर ये यहाँ पर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड के अभ्यारण्यों एवं उनके स्थापना वर्ष का सही मिलान करें। पलामू अभ्यारण्य 1976 में, बी कर का हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग 1978 में, सी कर का महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार 1976 में और दलमा अभ्यारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम में, ये हो जाएगा आपका 1978 में। तो यहाँ पर अगर बताना है दोस्तों कि केवल एक सही है, बी ऑप्शन करेंगे केवल सी सही है और सी करेंगे ए और सी दोनों सही है और डी करेंगे सभी कथन सही हैं। तो आप अगर ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि देखें सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पलामू अभ्यारण्य पलामू इसका स्थापना हुआ था 1976 में और महुआ डांड जो भेड़िया अभ्यारण्य जो भेड़िया के लिए जाना जाता है तो यहाँ पर देखिए इसका भी स्थापना 1976 में हुआ था। यानी कि दोनों कथन सही है। वहीं हजारीबाग अभ्यारण्य की अगर बात करें दोस्तों तो इसका भी स्थापना हुआ था 1976 में न कि 78 में। तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दलमा अभ्यारण्य जो है इसकी अगर बात करें दोस्तों तो जो पूर्वी सिंहभूम में दलमा अभ्यारण्य है इसका भी स्थापना हुआ था 1976 में। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि चारों अभ्यारण्य पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य और दलमा अभ्यारण्य सभी की स्थापना जो है 1976 में हुआ था। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर दो सही दिया हुआ है, दो गलत दिया है। तो दो गलत है उसको भी याद रखेंगे, उसमें दोनों 1976 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथालों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। बी में कह रहा है दोस्तों कि ये चावल से बनने वाले शराब हड़िया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाले शराब का उपयोग नहीं करते हैं। सी में कह रहा है दोस्तों कि संथालय में हुक्का पानी सबसे बड़ा शौक है, यानी कि हुक्का पीने का दोस्तों जो सबसे बड़ा शौक है। डी में कह रहा है कि इनमें सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो आपका एक कथन सही हो जाएगा कि यहाँ के लोग मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं, तो आपका ये सही होगा। दूसरा भी कथन सत्य होता दोस्तों, क्योंकि ये चावल से बनने वाले शराब हड़िया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाले शराब का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर रहता कि हैं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी सही होता। वहीं पूछ रहा कि संथालों को हुक्का पीने का शौक है, तो संथाल लोग जो है ना दोस्तों वो हुक्का कम पीते हैं, बीड़ी ज़्यादा पीते हैं। तो यहाँ पर इन लोग बीड़ी पीने का शौकीन है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ऑप्शन के अनुसार आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है, यानी विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए को कह रहा अरंडी, बी में कह रहा है दोस्तों बापला, सी में हो जाएगा सगाई और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह या परित्यक्ता की विवाह जो होती है उसे देखें तो मुंडा जनजाति में सगाई कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार झारखंड की प्रति व्यक्ति सालाना आय कितने रुपए अनुमानित है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 54,000,
₹60,650, बी में करा के ₹65,620 और सी करा के ₹60,339 और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अभी जो 2019-20 के अनुसार अगर देखें तो प्रति व्यक्ति सालाना आय ₹60,339 था, यानी कि इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए, यानी कि सिंचाई परियोजना और उससे संबंधित जिला को मिलान करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आपको ध्यान में होगा कि सलैया जलाशय परियोजना ये कहाँ है, तो आप लोग मिला लीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सलैया जलाशय परियोजना जो है आपके हो जाएंगे हजारीबाग में, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वहीं देखिए दोस्तों, आपका कह रहा है कि केसो जलाशय परियोजना, तो केसो जलाशय परियोजना है दोस्तों, ये भी हजारीबाग में है। इसके बाद पतरातू जलाशय परियोजना, ये सबको पता है कहाँ हो जाएगा दोस्तों, रांची में हो जाएगा। और सोनुआ जलाशय परियोजना ये हो जाएगा सिंहभूम में। तो इस तरह से अगर ऑप्शन को मिलाएंगे दोस्तों तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा कि केसो जलाशय परियोजना आपका हजारीबाग में, सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग में, पतरातू जलाशय परियोजना रांची में और सोनुआ जलाशय परियोजना सिंहभूम में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न खानों में से किसे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट नवा मुंडी के खान से, बी में करा दोस्तों चिरैया खान से और सी करा कि जमदा के खान से और डी करा कि इनमें सभी से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि देखें तो सिंहभूम के दक्षिणी भाग में स्थित हैं सभी, और यहाँ पर देखें तो इन सभी से जो है लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा नवा मुंडी गुआ हो जाएगा, पंसीरा बुरु हो जाएगा, जमदा हो जाएगा, गुरु महिसानी हो जाएगा, इसके बाद चिरिया हो जाएगा, किरी बरु आदि जो है दोस्तों लौह अयस्क के प्रमुख खान है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित नवा मुंडी खान एशिया के सबसे बड़ी लौह खान के नाम से जाना जाता है तथा चिरिया लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि जो चिड़िया है यहाँ पर भंडार की दृष्टि से है, नवा मुंडी एशिया का सबसे बड़ा लौह खान है। ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रांची से, बी में हो जाएगा धनबाद से, सी में हो जाएगा हजारीबाग से और डी करा के इनमें सभी से। तो चीनी मिट्टी जो है दोस्तों इसको पता होगा कि सभी जगहों से पाया जाता है। तो याद रखिएगा फेल्सापर नामक खनिज के अपर्दन के फलस्वरूप बनती है चीनी मिट्टी और इसकी बिजली के उपकरण में प्रयोग होता है तथा घरेलू बर्तन बनाने में भी उपयोग किया जाता है। जिसमें देखिए दोस्तों तो सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में यह मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी सत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए में कहा दोस्तों कि झरिया भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र है। दूसरा में कहा कि झरिया पूर्व झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% भाग उत्पादन करता है। सी कह रहा है कि झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के अंतर्गत आता है और डी कह रहा है कि इनमें सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सभी कथन सत्य हो जाएगा। आप झरिया के बारे में जानते होंगे कि यह यहाँ पर उत्तम कोकिंग कोयला पाया जाता है, जिसमें आपको झरिया जो है पूरे भारत में अगर बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले उत्पादन भी शुरू हुआ था। लेकिन झरिया अगर देखें तो पूरे कोयले जितना भी झारखंड में उत्पादन होता है उसका 60% भाग यहीं से उत्पादन होता है। ये देखिए दोस्तों तो राउरकेला इस्पात कारखाना बोकारो से कोयला प्राप्त करता है, वहीं झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत झरिया से ही प्रारंभ हुआ था। तो झरिया एक बड़ा इसमें देखें तो फिल्म वगैरह भी बन चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि टाटा स्टील में इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए का रहा है 1907 में, बी का रहा है 1909 में, सी का रहा है 1971 में और डी का रहा है 1914 में। तो आपको पता होगा कि टाटा स्टील की स्थापना जो है 1907 में की गई, लेकिन यहाँ पर लोहे का उत्पादन है दोस्तों 1914 ईस्वी से। मतलब लोहे का उत्पादन हुआ था 1911 से, लेकिन इस्पात का उत्पादन जो है दोस्तों 1914 से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर इस्पात पूछ रहा है तो 1914, और अगर वहीं लोहा पूछता दोस्तों तो 1911 से। इसको भी ध्यान रखिएगा, 3 डेट इंपॉर्टेंट है कि स्थापना कब हुआ था 1907 में, लोहा का उत्पादन 1911 से और इस्पात का उत्पादन 1914 से। अगला प्रश्न है कि इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना निम्न में से किस देश की सहायता से की गई है। ऑप्शन ए करेगा रूस के, बी में करेगा अमेरिका से, सी में करेगा जापान से और डी में करेगा दोस्तों इकोस्लोविया से।
तो यहाँ पर अगर ध्यान में होंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में कांच उद्योग के विकास मुख्यतः रामगढ़ के आसपास क्षेत्रों में हुआ है। और ये देखिए तो जापान के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया है और जापान के सहयोग से भूरकुंडा में अत्याधुनिक जो है कांच कारखाना स्थापित किया गया है और इसे ही इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा कृषि उपकरण के लिए, बी में हो जाएगा वाहन के लिए, सी में हो जाएगा रोलर बियरिंग के लिए और डी टीन और चादर के लिए। तो यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों कि रोलर बियरिंग के लिए। टाटा टिमकेन टाटा समूह के स्वामित्व में कार्य करती है। यह देखें तो रोलर बियरिंग के उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी इकाई ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि कौन सी ऐसी इकाई है जो ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, ए में कह रहा है हाई टेंशन इंसुलेशन फैक्ट्री, बी में कह रहा है कि भारत वेस्टफोलिया लिमिटेड, सी में कह रहा है कि ए और बी दोनों और डी कह रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री यानी ईईएफ। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर एक डी ऑप्शन होना चाहिए, बी की जगह में यहाँ पर ये सी रहता और सी की जगह में डी रहता और डी में लिखता है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए तो उपरोक्त जो है वो सभी हैं वो सत्य होंगे। यानी कि कौन सी इकाई जो है ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों को औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत तीनों जो क्षेत्र हैं आते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि हाई टेंशन इंसुलेशन फैक्ट्री तथा भारत वेस्टफोलिया लिमिटेड दोनों नामकुम में है। वहीं देखें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री जो है वो टाटी सिल्वे में है। इस तरह से देखें तो तीनों क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा दोस्तों, आप लोग सभी को नंबर जोड़ लीजिएगा या आप लोग ए बी और डी यानी तीनों कथन सत्य है ये कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड के किस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद चंद्र पांडे, बी में हो जाएगा प्रभात कुमार, सी में हो जाएगा एम राजा जोइस और डी में करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 15 नवंबर 2000 को जब राज्य का गठन हुआ उस समय यहाँ कर देखिए तो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे बाबूलाल मरांडी और इनकी शपथ ग्रहण उस समय प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारस्परिक विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो विवाद होता है उसका निष्पादन के लिए जो पारस्परिक विधि जो चल रही है दोस्तों उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोस्तों कि कोई मामला गांव स्तर में नहीं सुलझाया जाता है तब और आसपास के 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि गांव का मुंडा पढ़ा राजा की जानकारी देता है। सी में कह रहा है कि पढ़ा राजा दीवान को मामले की जानकारी लाने का आदेश देता है और डी में कह रहा है कि इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर सही हो जाएगा कि इनमें सभी कथन सत्य हो जाएंगे। आपको पता होगा कि जब मुंडा शासन व्यवस्था जो मुंडा लोगों की शासन व्यवस्था पढ़ते होंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कितने गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 9 से 12 गांव मिलाकर, बी में कह रहा है दोस्तों कि 15 से 20 गांव मिलाकर और सी में कह रहा है कि 12 से 22 गांव मिलाकर और डी कह रहा है कि 20 से 25 गांव मिलाकर। तो पढ़ा पंचायत जो है दोस्तों ये 9 से 12 गांव समूह होता है और यही को मिलाकर के पढ़ा राजा बनाया जाता है और पढ़ा राजा जो होता है वो प्रधान होता है और ये पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर देखिएगा पढ़ा पंचायत का गठन जो होता है 9 से लेकर के 12 गांव को मिलाकर किया जाता है जहाँ के राजा जो हैं पढ़ा राजा होते हैं जो इनकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी गलत कथन को चुनना है। यहाँ पर कहा है दोस्तों कि नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देगा यानी डीसी या एसडीओ को सूचना देगा। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक ग्राम के बाहरी व्यक्ति के बसने पर मुंडा उपायुक्त को सूचना देगा। तीसरा में कह रहा है कि मुंडा मौजों का पुलिस अधिकारी है। डी में कह रहा है कि मानकी अपने ग्राम में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है। तो यहाँ पर एक कथन जो है दोस्तों वो गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डी दिखिएगा तो इसमें कह रहा है कि मानकी अपने गांव में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल करता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था मानकी की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों कि मुंडा, यानी कि गांव में देखें तो मानकी नहीं होकर के मुंडा होता है। मुंडा ही अपने गांव में शांति तथा कानून व्यवस्था को बहाल करता है।
तो इसकी जगह पर ए होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी डी कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि जोग माझी निम्न में से किसकी उप सचिव है जो माझी के कहने पर गांव की बैठक करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों गुड़ाइत की, बी में हो जाएगा मांझी की, सी में हो जाएगा जोग प्राणी की और डी में हो जाएगा भोग दो प्रजा की। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि जो मांझी होता है और मांझी का ही उप सचिव जो होता है आपका जोग मांझी होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। और मांझी के कहने पर गांव में बैठक करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। इसके अलावा गांव के पूजा पाठ में खजांची का काम करता है तथा चंदा भी ये जमा करता है। और जैसे पर्व त्यौहार के बारे में गांव की जनसंख्या तथा परिवार को जानकारी भी ये लोगों तक पहुंचाता है और देता है। ये काम हो गया आपका जोग मांझी का। तो मांझी का एक उप सचिव होता है जोग मांझी। अगला प्रश्न है कि जातीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत कहाँ बैठा करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों मोड़े होड़ में, बी में हो जाएगा सेंद्रा वेसी में और सी का रकम माझी थान में और डी का रकम इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान में रखा कि जातीय पंचायत व्यवस्था में जो पंचायत बैठती है वो माझी थान में बैठाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था निम्न में से किस शासन व्यवस्था पर आधारित थी। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था, बी में हो जाएगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, सी में हो जाएगा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था और डी में करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि नागवंशी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये मुंडाओं की शासन व्यवस्था ही इनमें हस्तांतरित हुई थी। आपको पता होगा कि सुतिया पाहन जो थे यहाँ पर राज्य का निर्माण करते हैं और इन्होंने देखिए दोस्तों तो इनके जो मुंडाओं के अंतिम राजा हुए थे मदरा मुंडा और उन्हीं के द्वारा नागवंशियों को फनी मुकुट राय को अपनी शासन व्यवस्था हस्तांतरित किए थे। तो इस तरह से यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। हम शासन व्यवस्था पढ़ाए हैं दोस्तों, सारा वीडियो एक सीक्वेंस में होगा, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लगान के प्रसंग में व्यवहित यानी व्यवहार का प्रयोग आता है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों भुगते, बी में कह रहा है कि भुगतान में परिधान करना, सी में कहता है परिदेय और परिधान तथा उपरोक्त सभी। तो लगान के संदर्भ में अगर देखो व्यवहित में आता है तो यहाँ पर अगर सही आंसर को अगर देखेंगे दोस्तों तो आप हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि आप देखें दोस्तों तो CNTAT की धारा 3 में उपबंध किया गया है, यानी 3 के अगर देखेंगे तो 17 के अनुसार 3:17 के अनुसार ये कहा गया है दोस्तों कि लगान के प्रसंग में व्यवहित भुगतान करना तथा भुगते और भुगतान में परिधान करना और परिदेय और परिधान आता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैयत के द्वारा भूमि का अभ्यरण हेतु भूस्वामी को सूचना आवश्यक है। कम से कम 1 माह पूर्व, कम से कम 2 माह पूर्व, सी करा कम से कम 3 माह पूर्व और डी करा कम से कम 4 माह पूर्व। यानी कि रैयत के द्वारा भूमि का अभ्यरण करना है, यानी कि उसको कहता है अभ्यर्पण कर देना है, उसको त्याग देना है भूमि, यानी भूस्वामी को लौटाना है, तो उसके लिए भूस्वामी को सूचना देना पड़ेगा कम से कम कितना दिन पहले। तय हो जाएगा आपका कम से कम 4 माह पहले। आप CNT एक्ट की अगर धारा में देखेंगे दोस्तों तो इसमें कहा गया है कि रैयत को जो किसी नियत कालावधि में किसी पट्टे या अन्य करार के उपबंध न हो तो किसी भी कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त के लिखित पूर्व मंजूरी से अपनी जोत का अभ्यापित कर सकेगा, किंतु अभ्यारण्य के बावजूद भी रैयत जब तक उसके अपनी भूस्वामी के अभ्यारण्य से पूर्व आने तथा इस आवश्यक की सूचना कम से कम 4 महीना पहले न दे दे। तो इस तरह से आपको पता होगा कि 4 महीने आपको सूचना देना है, तभी वह भूस्वामी को अभ्यारण्य की तारीख के ठीक अगले कृषि वर्ष के लिए जोत के लगान की हानि के प्रति क्षतिपूर्ति दायित्वहीन होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको 4 महीना सूचना देना होगा। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि धारा के अंतर्गत व्यक्तिगत उपस्थिति से महिलाओं को छूट प्राप्त है। VVI प्रश्न है। धारा कह रहा दोस्तों कि 160 में, बी कह रहा है धारा 161 में, सी कह रहा है धारा 162 में और डी कह रहा है धारा 171 में। तो आपको ध्यान में होगा कि आप देखेंगे तो धारा 160 में उपबंध किया गया है दोस्तों कि व्यक्तिगत उपस्थिति से महिलाओं का छूट, अगर महिलाओं कोर्ट में उपस्थित नहीं होना चाहती है तो उनको ये चीज़ छूट प्रदान किया गया है। वहीं धारा 161 कहता है दोस्तों कि एजेंट का नियोजन के बारे में है और धारा 162 कहता है कि समय देने तथा सुनवाई स्थगित करने की शक्ति और धारा 171 कहता है कि स्थानीय जांच के बारे में उपबंध है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि वह पक्षकार जो धारा 206 के अधीन अभिगृहित संपत्ति में अपने हित का दावा कर रहा है तथा उसके विरुद्ध उपायुक्त द्वारा कोई आदेश जारी या पारित किया गया हो तो वह सिविल न्यायालय में वाद ला सकेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि आदेश की तारीख से 2 वर्ष के भीतर, तीसरा में कह रहा है कि आदेश की तारीख से 3 वर्ष के भीतर और डी कह रहा है कि वह सिविल न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है।
तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों का आदेश के तारीख के 1 वर्ष के भीतर, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर धारा 206 का अधीन किया गया है कि अभिग्रहित संपत्ति में से अपने हित का दावा कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो है उपायुक्त द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो वह सिविल न्यायालय में आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अपना दावा जो है वो ला सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धारा 22 में अथवा धारा 41 के खंड ख और ग में वर्णित किसी आधार पर अधिभोगी रैयत या अंधिभोगी रैयत की बेदखली के लिए वाद, दुरुपयोग या भंग की तारीख से भीतर संस्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए में करा कि 1 वर्ष के भीतर, बी में करा 2 वर्ष के भीतर, सी में करा 3 वर्ष के भीतर और डी करा दोस्तों 4 वर्ष के भीतर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 वर्ष के भीतर, इनका आंसर बी हो जाएगा। अब धारा 233 के अनुसार उपबंध किया गया है दोस्तों, जिसमें धारा 22 अथवा 41 के खंड ख और ग में वर्णित है कि किसी भी आधार पर अधिभोगी रैयत या अंधिभोगी रैयत के बेदखली के बाद दुरुपयोग या भंग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर संस्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कोई बात प्रभावित नहीं करेगी। ऑप्शन ए में हो जाएगा किसी विधि के द्वारा यथा परिभाषित बंदोबस्ती अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निरूपित हो। दूसरा में करा दोस्तों कि अधिनियमित के द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक विवक्षा के द्वारा निरूपित नहीं की गई हो तो कोई अन्य विशेष या स्थानीय विधि। यहाँ पर सी कारक उपरोक्त दोनों और डी कारक उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, यानी कोई भी प्रभावित नहीं रहेगी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा कि किसी भी विधि द्वारा यथा परिभाषित बंदोबस्ती अधिकारियों के शक्तियों और कर्तव्यों जो इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से निरूपित हो और अधिनियम के द्वारा या तो स्पष्ट रूप से आवश्यक विपक्षा द्वारा निरूपित नहीं की गई हो तो उनको विशेष या स्थानीय विधि के द्वारा वो प्रभावित नहीं होंगे। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति के संबंध में किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन पत्र देने पर तथा विनिहित रीति से निश्चित ग्राम की जमाबंदी रैयत में से कम कितना रैयतों की सहमति से उपायुक्त घोषित करेगा कि ग्राम के लिए प्रधान नियुक्त किया जाए तथा तब वह विनिहित रीति से उसकी नियुक्ति करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में करा कि 1/3 रैयत की सहमति से, दूसरा में करा 2/3 रैयत की सहमति से, तीसरा में करा दोस्तों कि 1/4 रैयत की सहमति से और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि एसपीटी एक्ट की धारा 5 के अनुसार कहा गया है कि किसी खास ग्राम के रैयत भूस्वामी या आवेदन पत्र देने पर तथा विनिहित रीति से निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयत में से कम 2/3, इसको ध्यान रखें, कम से कम 2/3 रैयत की सहमति से उपायुक्त घोषित करेगा कि ग्राम के लिए ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तथा तब तक वह निहित रीति से उसकी नियुक्ति करेगी। यानी कि जब तक 2/3 लोगों की रैयतों की सहमति नहीं मिलेगी तब तक उपायुक्त नियुक्ति नहीं करेगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्राम प्रधान को ऑप्शन ए में कहा है कि पद का अंतरितता का अधिकार रहेगा, दूसरा में कहा दोस्तों कि पद का अंतरितता का अधिकार नहीं रहेगा, सी में कहा दोस्तों पद की अंतरितता का विवेकाधिकार है और डी करा को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे दोस्तों कि एसपीटी एक्ट की धारा 9 के अनुसार कहा गया है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण की किसी भी प्रकार का अधिकार न रहेगा, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि पद के अंतरितता यानी स्थानांतरण का अधिकार नहीं रहेगा। यानी कोई भी ग्राम प्रधान हो अपना पद को स्थानांतरित नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश, ऑप्शन ए में कहा है कि पुनः निर्णय नहीं होगा, यानी पुनः निरीक्षण जो है वो नहीं होगा, बी में कहा दोस्तों पुनः निरीक्षणीय होगा, सी में कहा उपरोक्त दोनों और डी कहा कि इसे हेतु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो एसपीटी एक्ट की धारा 71 के अनुसार कहा गया है कि यहाँ पर अधिनियम के द्वारा प्रदत्त किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग में उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश अपील करने अथवा पुनः निरीक्षण प्रक्रिया की अनियमितता के कारण जब तक अनियमितता के कारण न्याय की हानि नहीं हुई हो अथवा होने वाली हो अभी शून्य तथा अपरिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों पुनः निरीक्षण नहीं किया जाएगा, साफ साफ उपबंध किया गया है धारा 61 में, एसपीटी एक्ट की धारा 61 पढ़िएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा उपबंधित है, ऑप्शन ए में है दोस्तों धारा 27 में, बी में करेगा धारा 33 में, सी करेगा धारा 47 में और डी करेगा धारा 49 में।
तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि लगान जोतों का प्रथम प्रभार उपबंधित है धारा 49 में। तो इसको भी थोड़ा सा आप धारा को ध्यान में रख सकते हैं। धारा देखिए दोस्तों 27 क्या कहता है। धारा 27 कहता है कि बंजर भूमि के बंदोबस्ती विनिहित पत्र के पट्टे द्वारा किया जाना है। वहीं धारा 33 कहता है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद न की जाए। यानी कोई भी बंजर भूमि है दोस्तों, उसको आप 5 वर्ष तक उपयोग नहीं करते हैं तो आपका पट्टा रद्द हो जाएगा। धारा वहीं 47 कहता है कि लगान एवं ब्याज के लिए रसीद के बारे में उपबंध है। और धारा 49 जो है ये कहता है आपका कि लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि औद्योगिक नीति के अनुसार निम्न में से किन संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन ए में कह रहा है कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का, बी में हो जाएगा राज्य खादी बोर्ड का, और सी में हो जाएगा झारक्राफ्ट का, और डी करा कि इनमें सभी का। तो आपको पता होगा कि औद्योगिक नीति के अनुसार इन सभी संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह से उपरोक्त जो है यहाँ पर सभी आंसर वो सही हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के यहाँ पर देखें तो इन संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राज्य खादी बोर्ड, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कारपोरेशन, इसके बाद झारक्राफ्ट, इन संगठनों ने झारखंड की औद्योगिकता में प्रमुख योगदान दिया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड को औद्योगिक रूप से संपन्न राज्य बनने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होगी तथा इसके लिए निजी सरकारी भागीदारी के माध्यम से कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के पास भूमि के अभाव की स्थिति में वह भूमि का 50% लगान का प्रतिपूर्ति करेगी। इस संस्थाओं में खाली स्थान प्रतिशत सीट जो है झारखंड राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेगी। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों तो साफ साफ कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर निजी या सरकारी भागीदारी के द्वारा माध्यम से कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो उसमें से राज्य सरकार के पास अगर भूमि के अभाव की स्थिति में वह भूमि का 50% लगान का प्रतिपूर्ति करेगी, तो उन संस्थाओं में कितना प्रतिशत झारखंडियों के आरक्षण मिलेगा, यानी कि उसमें कितना प्रतिशत सीट जो है यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित रहेगा एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसमें साफ साफ कहा गया था कि 25% जो है दोस्तों सीट जो है झारखंड राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत आसान है कि पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास के दौरान ऐसे प्रत्येक एकल परिवार के लिए वास्तविक आवासीय भूमि की सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्रों में कितना डिसमिल आवास के लिए बिना किसी लागत के आवंटित की जाएगी। यानी कोई भी पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास होता है, मान लीजिए कोई स्थान को खाली करा दिया जाता है तो उसको नए बसिंदा क्षेत्र दिया जाता है, तो उसके तहत कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको 10 डिसमिल जमीन देंगे, तो शहरी क्षेत्र में सरकार कितना डिसमिल जमीन देगी। ऑप्शन ए में कहा है कि 3 डिसमिल, बी में कह रहा है कि 5 डिसमिल, सी कह रहा है कि 7 डिसमिल, और डी कह रहा है दोस्तों 15 डिसमिल। तो आपको याद होगा दोस्तों कि शहरी क्षेत्र में 10 डिसमिल, शहरी क्षेत्र में दोस्तों 5 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डिसमिल आपको आवास के लिए एकल परिवार को जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि नक्सलियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति 2015 के तहत नक्सलियों को श्रेणी एवं वर्गीकृत किया जाएगा, यानी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से किस स्तर के ऊपर के नक्सलियों को श्रेणी ए में रखा जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि एरिया कमांडर से ऊपर की जो होंगे उसको ए ग्रेड में रखा जाएगा, बी में कह रहा है कि जोनल कमांडर से ऊपर, सी में कह रहा है दोस्तों कि स्टेट कमांडर, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो नई नीति 2015 में घोषणा हुआ है उसमें कहा गया कि नक्सलियों की ए श्रेणी में रखा जाएगा और 2 श्रेणी में बांटा गया, ए श्रेणी और बी श्रेणी में। तो ए श्रेणी में कहा गया है कि जोनल कमांडर से जो ऊपर स्तर के नक्सली होंगे उनको ए श्रेणी में रखेंगे, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसको प्रत्यार्पण पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख रुपया दिया जाता है, जो है आपके जो आपका 1 में आते हैं, यानी श्रेणी 1 में आते हैं उसको, और जो श्रेणी 2 में आएंगे उसको 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये प्रोविज़न है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में शौर्य पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को नगद पुरस्कार, जमीन के बदले नगद राशि तथा वार्षिक यूनिट के बदले एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। ऐसे में एक परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि 20 लाख रुपये, बी में कह रहा है दोस्तों 30 लाख रुपये, सी में कह रहा है 15 लाख रुपये, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति के लिए राज्य सरकार जो है झारखंड में 30 लाख रुपए देती है। तो इसका यह ध्यान में रखिएगा कि एक मुश्त राशि 30 लाख दिया जाता है। वहीं अशोक चक्र जो होते हैं और महावीर चक्र होते हैं उसके लिए 20 लाख का प्रोविज़न है। अशोक चक्र और महावीर चक्र के लिए 20 लाख और परमवीर चक्र के लिए 30 लाख और 15 लाख की अगर बात करें दोस्तों तो 15 लाख के लिए कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं है। फिर 12 लाख का है जो सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल जीतता है उसके लिए है। और जब कीर्ति चक्र हो गया और वीर चक्र इसके लिए 10-10 लाख का प्रोविज़न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने वर्षों के लिए आरक्षित किया है। जो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसका सरकार जो है आहरित भी कर लिया है, यानी कि वापस ले लिया है। ऑप्शन ए में करा 8 वर्षों के लिए, बी में करा 9 वर्षों के लिए, सी में करा दोस्तों 10 वर्षों के लिए और डी करा है कि 11 वर्षों के लिए। तो आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों की नौकरियों के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन किया गया था, जिसे सरकार ने वापस ले लिया। यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि नागरिक अधिकारों के विस्तार देने वाला झारखंड राज्य सेवा देने की विधेयक कब झारखंड विधानसभा में पारित किया गया था। ऑप्शन ए में करा है कि 30 मई 2008 को, बी करा है कि 30 जून 2009 को, सी करा है कि 30 जुलाई 2010 को और डी करा है कि 30 अगस्त 2011 को। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका पता होगा कि झारखंड विधानसभा ने 30 अगस्त 2011 को नागरिक अधिकारों का विस्तार देने वाला एक विधेयक पारित किया था, जिसे झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्रय नीति 2014 के अनुसार जिन कंपनियों में सरकार की 50% हिस्सेदारी है उन्हें अपने पूर्ण क्रय का कम से कम कितने प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उत्पादों को 3 वर्ष की अवधि तक क्रय करना होगा। ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि 10 वर्ष तक, बी में करा है 10%, बी में करा कि 20% क्रय करना होगा, सी में करा दोस्तों कि 30% और डी में करा है 50%। आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कहा गया था कि जो भी सरकार के 50% जो कंपनी में भागीदारी है और उस कंपनी को अपने जितने भी साल भर में वो सामान खरीदता है उसमें से कम जो है वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष तक ऐसा वो 20% यानी जितने सामान करता है उसका 20% कम से कम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के से खरीदे यानी क्रय करे। तो इसका आंसर यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि नारायणपुर का किला जिसे नावागढ़ का किला भी कहा जाता है निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा पलामू में, बी में हो जाएगा लातेहार, सी में हो जाएगा गढ़वा और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा कि नारायणपुर का किला जो है लातेहार जिले के नावागढ़ में स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि लातेहार जिले के नावागढ़ में स्थित है और इस किले का निर्माण जो है चेरोवंशीय शासक भगवत राय के लेखापाल जाज दास ने कराया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने कराया था दोस्तों, तो जाज दास ने कराया था जो चेरोवंशीय राजा भगवत राय के लेखापाल थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि पंचकोट का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा धनबाद, बी में हो जाएगा गुमला, सी में हो जाएगा लोहरदगा, डी कारा की खूंटी। तो आप देखेंगे पंचकोट का किला का निर्माण जो है पंचेत की गौवंशी नरेश गौमुखी ने कराया था और यह जो है दोस्तों धनबाद जिला में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भद्रकाली मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह मंदिर चतरा जिले में स्थित है। दूसरा में कहा दोस्तों कि भद्रकाली मंदिर माँ शक्ति के शौर्य रूप को प्रतिष्ठापित करती है और तीसरा में कहा है कि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित एक मूर्ति मिली है तथा इस मूर्ति पर राजा महेंद्र पाल देव के लेख मिले हैं और डी करा कि इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि भद्रकाली मंदिर जो इटखोरी चतरा में है इसके विषय में सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाली किस भाषा वर्ग के अंतर्गत है। ऑप्शन ए में कहा कि मुंडारी भाषा वर्ग के अंतर्गत, बी में कहा है कुड़ुक भाषा वर्ग के अंतर्गत, सी में कहा है हिंदी भाषा वर्ग के अंतर्गत और डी कहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि संथाली जो है दोस्तों मुंडारी भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाली लोक साहित्य विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि लोक कथा लोकयुक्ति का, दूसरा में कहावतें एवं लोकयुक्तियों का और सी कहा है कि पहेली एवं मुहावरे का और डी कहा है कि इनमें सभी का। तो संथाली लोक साहित्य विशाल भंडार है दोस्तों, इनमें सभी चीज़ों का देखने को मिल जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि
होड़ो जगर कहते हैं, बी में कहा था को होड़ संवाद कहते हैं, सी में कहा जगर बकंड कहते हैं और डी कहा को होड़ो भव कहते हैं। तो मुंडारी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडारी लोकगीतों का संग्रह पुस्तक बांसुरी बज रही के संग्रहकर्ता व लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायन, बी में हो जाएगा भैया राम मुंडा, सी में हो जाएगा दुलियाचंद मुंडा और डी का रहा कांडे मुंडा। तो इसका यहाँ पर ध्यान में होगा दोस्तों कि मुंडारी लोकगीतों पुस्तक संग्रह बज रही बांसुरी के लेखक जो हैं वो जगदीश त्रिगुणायन जी है, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र तथा उनके प्रकाशन स्थल का सही मिलान करें। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है कि आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से होता है, आप मिलाइए फटाफट। तो आवाज़ का प्रकाशन होता है दोस्तों धनबाद से। इसके बाद राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मेदिनीनगर से होता है। वहीं चमकता आईना जो दोस्तों चमकता आईना ही हो जाता है आपका जमशेदपुर से, और फारूकी तंजीम ये हो जाएगा आपका रांची से। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों तो आपका ए जो है आपका सही हो जाएगा। आवाज़ जो है धनबाद से, नवीन राष्ट्रीय मेल यानी राष्ट्रीय नवीन मेल है मेदिनीनगर से, चमकता आईना जो है ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर से, और फारूकी तंजिया जो हो जाएगा आपका रांची से हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिलान करके और याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में स्थित निम्न में से कौन सा तकनीकी संस्थान सरकारी स्तर के नहीं है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बी में हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर टेक्नोलॉजी रांची हटिया, तीसरा में हो जाएगा एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, और डी का रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। तो यहाँ पर दोस्तों कि एक जो है वो सरकारी स्तर के संस्थान नहीं है, तो उसको आपको चुनना है। तो ये हो जाएगा आपका सी कि एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रांची है ये जो है आपका निजी संस्थान है, न कि सरकारी संस्थान है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि झारखंड में स्थित शिक्षा केंद्र तथा उसकी स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। यानी कि झारखंड में जो शिक्षा केंद्र है और उसकी स्थापना का मिलान करना है। एक साइड देखो दोस्तों शिक्षा केंद्र दे रहा है और एक साइड स्थापना वर्ष दे रहा है। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो चार्ल्स नेपियर ने बनाया था दोस्तों, ये कब बनाया था, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 में हुआ था। सैनिक स्कूल तेलैया कोडरमा आपको पता होगा, इसकी स्थापना 1963 में हुआ है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो इसकी भी स्थापना 1954 में हुआ है। और ये हो जाएगा इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, इसकी स्थापना हो जाएगा 1984 में हुआ है। तो इस तरह से कोई स्क्रीन में नहीं आता है दोस्तों तो उसको मैं बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको अगर मिलाइएगा दोस्तों तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो नेतरहाट में है 1954 में, सैनिक स्कूल तिलैया 1963 में, और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची 1954 में, और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग 1984 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु कान्हू का जन्म वर्तमान के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा दुमका, बी में हो जाएगा गोड्डा, सी में हो जाएगा साहेबगंज, और डी में हो जाएगा जामताड़ा। तो सिंधु कान्हू का जन्म देखें तो वर्तमान झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में भागनाडी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिए गए नृत्य का एवं ऋतु का सही मिलान करें। एक साइड नृत्य दिया हुआ है और एक साइड कौन सी ऋतु में उन नृत्य का आयोजन होता है वो बताना है और मिलान करना है। तो आप लोग देख लीजिए जदुर डांडी कब मनाया जाता है, खड़ी डांडी, कर्मा डांडी और माघा डांडी। तो जदुर डांडी देखे दोस्तों तो बनाया जाता है आपका बसंत ऋतु में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी कि पहला का हो जाएगा चौथा। इस तरह से अगर देखें तो पहला का चौथा यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। और गद्दी डांडी जो है दोस्तों ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। कर्मा डांडी यानी कर्मा जो अभी आने वाला है दोस्तों ये बनाया जाता है आपका वर्षा ऋतु में। और ये देखिए तो माधा डांडी जो होता है ये शीत ऋतु में मनाया जाता है। तो इस तरह से आप अगर मिलाएंगे तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ढाक झारखंड का अवरुद्ध वाग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है ढाक के संबंध में जो एक वाग यंत्र है उसको बारे में बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि यह आकार में मांदर एवं ढोल से बड़ा होता है। बी में कह रहा है कि इसका
मुख्य ढांचा गम्हार की लकड़ी का बना होता है। सी में कह रहा दोस्तों इसे कंधे से लटकाकर 2 पतली लकड़ी के जरिए बजाया जाता है। और डी कह रहा है कि इसमें सभी कथन सही है। तो आप देखेंगे दोस्तों तो ढाक के बारे में जो मानदर से बड़ा रूप होता है, हम वाग यंत्र पढ़ाए हैं, उसमें आप वीडियो में देख लीजिएगा, चित्र के साथ बताए हैं, तो उसको आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यानी कि ढाक जो होता है दोस्तों मानदर और ढोल से बड़ा होता है। इसका मुख्य जो ढांचा होता है, यानी कि जो ढोल जैसा है, थोड़ा सा बड़ा रूप होता है ढाक का, एक गम्हार का लकड़ी का बना होता है और इसे कंधे में टांग कर 2 पतली लकड़ी के माध्यम से बजाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाली भाषा झारखंड के अलावा और किन राज्यों में बोली जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए करा दोस्तों असम में, बी करा बिहार में, सी करा पश्चिम बंगाल में और डी करा उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अगर देखिएगा तो संथाली भाषा का विस्तार झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और असम में भी बोली जाती है। तो इस तरह से देखिए तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आज मेरा टारगेट है दोस्तों कि इस वीडियो का आप लोग कम से कम 10,000 व्यू तक ले जाना है और 1,000 लाइक का टारगेट मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आज तक मैं कभी बोला नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन आज बीच के मैं बोल रहा हूँ वीडियो के बीच में, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा चैनल अब जल्दी से आगे बढ़े और आप लोग के प्यार और दुलार और सहयोग रहा है कि इतना अच्छा आगे बढ़ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग और बेहतर करने का, और आप लोग भी थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि सोहराई चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ऑप्शन ए का है कि दोस्तों यह पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है। दूसरा में कहा कि सोहराई चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। सी में कह रहा दोस्तों कि सोहराई चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है। और डी कह रहा है कि इनमें कोई भी नहीं, यानी कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह गलत दिख रहा है दोस्तों कि सोहराई चित्रकारी में जो है वो देवता प्रजापति का यानी पशुपति का विशेष चित्रण मिलता है, सिक्की देवी का नहीं मिलता है। जब आप कोहबर चित्रकारी पढ़ेंगे दोस्तों तो कोहबर चित्रकारी में जो है वो सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोहबर रहता है दोस्तों, क्योंकि कोहबर और सोहराई दोनों एक ही टाइप का, इसलिए क्वेश्चन में यहाँ फंसाता है। तो याद रखिए कोहबर चित्रकारी में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके तहत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 8वीं कक्षा तक के अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन ए में कह रहा दोस्तों झारखंड अधिविधि परिषद रांची, बी में कह रहा दोस्तों कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, सी में कह रहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और डी कह रहा कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो है, यानी कि इसका आंसर जो बी है, इसके तहत कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 0 से लेकर के यानी कि 0 यानी 6 से लेकर के 14 आयु, यानी 0 नहीं बोलूँगा दोस्तों क्योंकि 6 वर्ग में नामांकन होता है, यानी कि 0 क्लास यानी 1 क्लास से लेकर के आपके देखिए तो आपका यानी 6 वर्ष से लेकर के 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 8वीं की कक्षा तक अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, यानी 0 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों का प्रति माह कितना राशि पेंशन देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए में कह रहा 5,000, बी में कह रहा 7,500, सी में कह रहा है कि 8,500 और डी कह रहा है कि 10,000। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो घोषणा किया गया है कि झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 नया लाया गया था और इसके अंतर्गत कहा गया है दोस्तों कि जो भी पत्रकार हैं वो जो झारखंड में अपनी सेवा देने के बाद उनकी जो अगर निधन हो जाती है तो उनको 7500 रुपया पेंशन उनके निधन के उपरांत उनके आश्रित पत्नी या पति के जीवन प्रयत्न परवरिश पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा कि उनकी सेवा के बदले अगर झारखंड में कोई पत्रकार सेवा दे रहा है तो उसके बदले उनको 7,500 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा, यानी कि उनके पेंशन मिलेगा और पेंशन मिलने के बाद अगर आदमी मर जाता है तो उसको पत्नी को मिलेगा। ये चीज़ प्रोविजन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तों में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि सभी स्रोतों से जोड़कर भी आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा में कह रहा है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के का उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। सी में कह रहा है कि सभी आवेदकों को गरीबी रेखा यानी BPL श्रेणी के नीचे होना जरूरी है और डी कह रहा है कि इनमें सभी जो है सही है।
तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि एक ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि गलत के रूप में देखेंगे तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष तथा लड़के का उम्र जो है वो 21 साल होना चाहिए, यहाँ पर दिया है 25 साल, यानी कि ये गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप यानी पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय रुपये से कम है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि 1000 रुपये मासिक आय से कम है, बी में कह रहा है 10,000 रुपये से कम है, सी में कह रहा है 20,000 रुपये से कम है और डी कह रहा है 40,000 रुपये से कम है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि पीटीजी डाकिया योजना का लाभ जो है बहुत मतलब इसके तहत 70,000 आदिम जनजातियों को उपलब्ध कराना है, इनके परिवारों को उपलब्ध कराना है और इनकी जो बताया गया है दोस्तों कि इनकी जो औसत मासिक आय है वो 1000 रुपये से जिनका कम है उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोहार योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में किया गया, बी में कह रहा है कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेका अनुदान के से 509 दंपतियों को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, सी में कह रहा है कि इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी तथा मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा, डी का उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो एक कथन यहाँ पर भी गलत है, ए हो जाएगा आपका बी, यानी कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से देखें तो यहाँ पर लिमिट है कि 272, यहाँ 500 दे दिया है, गलत है कि 272 9 दंपतियों को 11,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस योजना का प्रमुख लक्ष्य विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है, यानी कि इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए में कह रहा है खुदिया बियर योजना, बी में कह रहा है दोस्तों भीमराव अंबेडकर आवास योजना, सी में कह रहा है मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना और डी कह रहा है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जो है वो महिलाओं को यानी जो विधवा महिला उनको आवास उपलब्ध कराना है और इसके तहत कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र यानी प्लेन एरिया में उनके लिए 70,000 और जो पहाड़ी एरिया में है उनको लिए 75,000 रुपये के लिए आवास उपलब्ध करने की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं देखिए दोस्तों तो खुदिया बियर योजना जो है इसका जो है लक्ष्य है सिंचाई की साधन उपलब्ध कराना। वहीं मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना इसके तहत है दोस्तों कि रिक्शा चालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था और मेरी बेटी मेरी पहचान योजना इसका था दोस्तों कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का प्रोत्साहन करना था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कुछ योजनाओं एवं उसका प्रारंभ वर्ष दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना, दूसरा में कह रहा है दोस्तों 2006 में और दूसरा कह रहा है कि एकलव्य विद्यालय 2006 में, सी में कह रहा है दोस्तों कि खेल छात्रवृत्ति योजना 2010 में और डी कह रहा है कि इनमें सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो इसमें देखना है दोस्तों कि सही विकल्प को चुनना है, तो सही विकल्प में आपका आ जाएगा दोस्तों कि एकलव्य विद्यालय योजना जो है वो 2006 में, ये बिल्कुल सही है। वहीं प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना जो है दोस्तों ये शुरू किया गया था 2010 में, यानी कि यहाँ पर 2010 होता और खेल छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हुआ था ये 2006 में हुआ था। तो इस तरह से याद रखिएगा खेल छात्रवृत्ति योजना 2006, एकलव्य विद्यालय योजना 2006, प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक कथन सही आपका बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किनका मानना था कि तब तक आदिवासियों का उद्धार संभव नहीं होगा जब तक कि सभी आदिवासी संगठन में एकता नहीं होगी। ऑप्शन ए में हो जाएगा जयपाल सिंह का, बी में हो जाएगा शिबू सोरेन का, सी में हो जाएगा थियोडोर सोरेन का और डी में हो जाएगा इग्निस बेक का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इग्निस बेक का मानना था कि तब तक आदिवासियों का उद्धार संभव नहीं होगा जब तक कि सभी आदिवासी संगठन में एकता नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसान सभा की स्थापना 1930 में निम्न में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए में हो जाएगा जुएल लकड़ा, बी में हो जाएगा ठेबले उरांव, सी में हो जाएगा दोस्तों बनी सेफ लकड़ा और डी करेगा पाल दयाल।
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में ठेबले उरांव ने एक सहयोगी भूमिका निभाई थी और बाद में ठेबले उरांव के द्वारा तथा जुएल लकड़ा ने वैचारिक मतभेद हो गया, जिसके कारण बाद में ठेबल उरांव के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज का परित्याग किए और तथा इन्होंने समांतर संगठन एक बनाया जिसे किसान सभा की स्थापना की। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ठेबले उरांव सही हो जाएंगे, जिन्होंने छोटा नागपुर से अलग होकर के इन्होंने एक किसान सभा का उसका समांतर सभा बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि मनमोहन खुशबू बिखरने वाले यानी मनमोहन खुशबू बिखरने वाले लाल और सफ़ेद रंग के किस वृक्ष को इसकी सुगंध के कारण देवघर के रूट कवरिया पथ पर लगाया जा रहा है? ऑप्शन ए में हो जाएगा तो माखन कटोरी, बी में हो जाएगा शिवलिंगम, सी में हो जाएगा कल्पतरु और डी में हो जाएगा मेघ। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कि शिवलिंगम वृक्ष जो है दोस्तों, इसका फूल जो है प्राय लाल और सफ़ेद रंग के होते हैं और यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, जो देवघर जाने वाले रूट कवरिया मार्ग पर इसे लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना कब लागू किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा 2011 में, बी हो जाएगा 2013 में, सी हो जाएगा 2015 में और डी हो जाएगा 2016 में। तो आपको ध्यान में हो जाएगा मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत किया गया था 2015 में किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, जिसके तहत देखिए दोस्तों तो पहली बार कहा गया था कि 50% तक राशि जो है सरकार देगी, लेकिन इसको और बढ़ाते हुए अभी 75% कर दिया है, यानी कि जितने भी लागत आएगी उसका 75% जो है वो वृक्ष में खर्च लगाने का कार्य जो है वो सरकार करेगी, बाकी 25% जो अपना ज़मीन पर लगवाएगा उसको करना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि उत्तर का पूर्व भाग पूछ रहा है। दूसरा में अगर देखें दोस्तों तो दक्षिण पश्चिमी भाग यानी कि दक्षिण का पश्चिम भाग ये क्षेत्र पूछ रहा है। सी में कह रहा है दोस्तों कि उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि उत्तर का पश्चिमी भाग। अब पूछ रहा है दोस्तों कि डी ए और तथा बी दोनों। तो देखेंगे दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आप ध्यान में होगा इससे संबंधित कि सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित अगर कोई क्षेत्र है तो आपका ए वाला एरिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग, जो गढ़वा, पलामू, चतरा वगैरह का क्षेत्र आता है, ये सभी जलवायु क्षेत्र से ज़्यादा प्रभावित है और यह क्षेत्र जो है सूखाग्रसित एरिया भी है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर उत्तर पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुनामी चेतावनी हेतु एक खास तकनीकी जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित स्थानों पर तत्काल सूचनाएं भेजी जाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि डो आर्ट यानी DOART, बी में कह रहा दोस्तों TOART यानी टोरेट और सी में कह रहा कहता है TS डॉट यानी TSDOT और डी कह रहा कि DTOAR। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो सुनामी चेतावनी है तो खास तकनीकी के माध्यम से सुनामी का पता लगाने के उचित स्थानों और सूचना भेजने के लिए देखें तो DOART का गठन किया गया है। यानी कि इसका आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों तो ये सही हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप बता दे रहे हैं दोस्तों कि डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, यानी सुनामी चेतावनी की एक तकनीकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य के लगभग कितने जिले बाढ़ से ग्रस्त है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों 5 जिले, बी में हो जाएगा कि 7 जिले, सी में करेक्ट 9 जिले और डी में हो जाएगा 11 जिले। तो राज्य के लगभग देखिए दोस्तों तो 11 जिले बाढ़ से ग्रस्त है, जिसमें सर्वाधिक जो है गोड्डा, साहेबगंज, दुमका और पाकुड़ सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाथियों का मानव आवासीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने का मुख्य कारण पर विचार करें। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि महुआ फूल का संग्रहण करना, दूसरा में कह रहा है कि वनों की कटाई करना और तीसरा में कह रहा है कि जंगल में पानी की कमी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल एक, ऑप्शन बी में कह रहा है कि एक और बी दोनों, और सी में कह रहा है दोस्तों कि 2 और 3 और डी कह रहा है कि ये सभी। तो हाथियों का मानव आवासीय क्षेत्र पर आक्रमण के अगर देखें दोस्तों कारणों में अगर आप देखेंगे तो महुआ फूल का संग्रह करना, जैसे महुआ फूल लोग संग्रह करते हैं तो इसको सुगंध से ये आवास क्षेत्रों में आने लगते हैं, और वनों के कटान यानी दिन पर दिन देख रहे हैं कि वनों की कटाई होती जा रही है, तो ये दोनों कारण है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूखा, बाढ़ तथा वनाग्नि यानी जंगल में आग लगना वनाग्नि के लिए झारखंड की कौन सी संस्थान कार्यरत है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों जे से, बी में हो जाएगा BIT मेसरा, सी में हो जाएगा ISM धनबाद और डी में हो जाएगा XLRI। तो इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि JSEC यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसके द्वारा ही सूखा, बाढ़ तथा वनाग्नि के लिए कार्यरत है तथा यह रांची में स्थित है संस्थान, और इसके माध्यम से देखरेख किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य की किस चित्रकला को जीआई टैग दिया जाएगा, यानी कि मिल गया है दोस्तों। इसमें भी ऑप्शन ए का है दोस्तों सोहराई को, बी में हो जाएगा जादू पटिया को, सी में हो जाएगा संथाली को और डी में हो जाएगा कोबर को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि या तो कि झारखंड में अभी तक एक भी जीआई टैग नहीं मिला है, लेकिन ये पहली बार मिला है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये हो जाएगा आपका सोहराई चित्रकारी को, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सोहराई जो है इसी को मिला है जीआई टैग, झारखंड प्राप्त होने का गौरव मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण सम्मान से झारखंड में किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा शिबू सोरेन को, बी में हो जाएगा सरयू राय को, सी में करेगा क्षमा शर्मा को, डी में अरुण कुमार चौधरी को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट के विधायक रह चुके अभी निर्दलीय विधायक हैं जो सरयू राय, इन्हीं को देखें तो प्रतिष्ठित पर्यावरण संरक्षण सम्मान से नवाजा गया है। और इनको कौन ने नवाजा है दोस्तों, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देखें तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह के संस्था तरुण भारत संघ के मुख्यालय बेगमपुरा जो अलवर राजस्थान में है, वहीं पर देखें तो महात्मा गांधी के जो पुत्र हैं वरुण गांधी, उन्हीं के द्वारा इन्हें सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड का रजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्था की सहायता से चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड नेशन, बी में हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, सी में हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक और डी कराएगा IMF बैंक से। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो झारखंड का रजरप्पा परियोजना जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक दोस्तों, अगर हिंदी में आएगा तो वहाँ पर टिक आउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड पखवाड़ा झारखंड के किस जिले में मनाया जा रहा है। सेव द गर्ल चाइल्ड पखवाड़ा झारखंड के किस जिले में मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा रांची में, बी हो जाएगा खूंटी में, सी हो जाएगा जामताड़ा में और डी हो जाएगा गुमला में। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि मनाया जा रहा है आपका जामताड़ा में। तो जामताड़ा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आगे प्रश्न है कि झारखंड की किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन ईस्ट बंगाल टीम में हुआ है। ऑप्शन ए में हो जाएगा पीयूष सिकरवार का, बी में कहा दोस्तों को मोहन कुमार का, सी में कहा अनिल तिर्की का और डी में हो जाएगा अनमोल रंजन का। तो झारखंड के हजारीबाग जिले के देखिए दोस्तों कटम साड़ी निवासी यानी है था कटम सांडी है निवासी है फुटबॉल खिलाड़ी पीयूष जो सिकरवार, इनका चयन जो है कोलकाता के ईस्ट बंगाल टीम में हुआ है। और पीयूष सिकरवार जो है हजारीबाग जिले के पहले खिलाड़ी हैं जो ईस्ट बंगाल टीम में शामिल हुए हैं। तो इसको भी थोड़ा सा नाम रखिएगा और कहाँ से हैं इसको जरूर याद रखिएगा, हजारीबाग से हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड का कौन सा उद्योग इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों मेकॉन रांची, बी में हो जाएगा HEC रांची, सी में हो जाएगा सेल बोकारो और डी हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि ये सब काम करने का श्रेय जो है आपका इसरो के लिए अभी तक HEC करते आया है, यानी कि HEC ही सौंपा गया है HEC रांची, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसरो के लिए देखिए दोस्तों तो एक बार फिर से है भरोसा जताते हुए इस बार लॉन्चिंग पैड निर्माण करने का आदेश दिया है तथा यह लॉन्चिंग पैड अब तक का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड होगा। और इसमें देखिए दोस्तों तो कुछ बदलाव भी किए गए हैं तथा HEC अब तक का 3 लॉन्चिंग पैड बना चुका है। इस लॉन्चिंग पैड में देखें तो चंद्रयान समेत कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इनके द्वारा अभी तक ये 3 लॉन्चिंग पैड बनाया जा चुका है और फिर से इनको जिम्मा सौंपा गया है इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी और ओलंपिक दीपिका कुमारी का विवाह अंतु दास के साथ हुआ है। अंतु दास कौन है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी तुरंत चर्चे में था क्योंकि अभी ये लोग मेडल जीत के आए हैं दोनों को एक मतलब जोड़ा युगल में। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में तो क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, तीसरा में तीरंदाज हैं और सी में हो जाएगा रेसलर हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अंतु दास जो हैं और दीपिका कुमारी दोनों शादी कर लिए हैं और इन्होंने देखे दोस्तों तो दोनों को जो है तीरंदाज हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। और तीरंदाज में दोनों का अच्छा प्रदर्शन भी इस बार रहा था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गायक मसंगा हांसदा का निधन हो गया, वे किस भाषा के गायक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंडारी भाषा के, बी में हो जाएगा खोटा भाषा के, सी में हो जाएगा संथाली के और डी करेक्ट नागपुरी के। तो जो गायक थे दोस्तों मसंग हांसदा, उनका निधन हो गया और ये देखिए दोस्तों तो संथाली भाषा के गायक थे। तो याद रखिएगा कि संथाली भाषा के गायक थे। और ये देखिए दोस्तों तो मसांग हांसदा जो 48 वर्ष के थे और 48 वर्ष में ही इनका निधन हो गया। ये 30 वर्षों से संगीत और गीत संगीत के जगत में सक्रिय रहे हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में प्रफुल्ल कुमार चटर्जी का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए में हो जाएगा हॉकी, बी में हो जाएगा फुटबॉल, बी में होगा क्रिकेटर, सी में करा दोस्तों फुटबॉल और डी कराएंगे तीरंदाज। तो आपको पता होगा दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है कि रांची जिले के जो सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी प्रफुल्ल कुमार चटर्जी का देखें तो इनका निधन हो गया है। और ये देखें तो एक तरह से बहुत इनका फुटबॉल में रुचि रहा था। और ये देखें तो रांची के जो चैंपियन फुटबॉल टीम अकाउंट्स स्पोर्टिंग के प्रमुख खिलाड़ी में से एक थे। तो इस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि इनका संबंध फुटबॉल खेल से था और इनका फिलहाल में ही निधन हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की कितनी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों 24 जनजातियों की, जो तो 24 जातियों की, बी में कह रहा दोस्तों कि 28 जातियों की, सी में कह रहा 32 जातियों की और डी में कह रहा कि 36 जातियों की। तो आपको पता होगा पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के कोटि में टोटल जो है 36 पिछड़ी जातियों के ओबीसी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है और इसे देखें तो केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड की किस छऊ नृत्य कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं प्राइम ऑफ आवर इंडिया से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में हो जाएगा धर्मेंद्र तिवारी, बी में हो जाएगा तपन कुमार कटनायक और सी में हो जाएगा दीपिका कुमारी और डी का है कि मधु मंसूरी हंसमुख। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा तपन कुमार पटनायक जी। और ये तपन कुमार पटनायक जी देखें तो राजकीय कला केंद्र के निर्देशक रहे हैं और इन्हें देखें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा प्राइम ऑफ आवर इंडिया सम्मान से नवाजा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि प्रतिमा बारला कोच के रूप में किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए में हो जाएगा हॉकी से, बी में हो जाएगा कुश्ती से, सी में हो जाएगा वॉलीबॉल से और डी हो जाएगा क्रिकेट से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो कोच के रूप में राज्य के अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगदान देने वाले प्रतिमा बारला जो है ये देखिए दोस्तों तो आपका हॉकी खेल से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ये जो है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि झारखंड के जमशेदपुर के शिल्पा राव को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा लव लेटर, बी में हो जाएगा लव इज एवरीथिंग, सी में हो जाएगा लव आजकल और डी में हो जाएगा ओल्ड लव। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि झारखंड में जमशेदपुर के शिल्पा राव को लव लेटर एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सब जो है काफ़ी चर्चित नाम में है और प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य में गरिमा परियोजना का संचालन झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों झारखंड ग्रामीण विकास विभाग, बी में हो जाएगा झारखंड अल्पसंख्यक एवं समाज कल्याण विभाग, सी में हो जाएगा झारखंड महिला एवं बाल विकास विभाग और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि झारखंड में डायन कुप्रथा तथा उसकी ब्रीडिंग से मुक्त करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ही गरिमा परियोजना संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य का वह पहला कौन सा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा गुमला, बी में हो जाएगा रांची, सी में हो जाएगा धनबाद और डी में हो जाएगा गिरिडीह। तो आपको पता होगा ये काफ़ी चर्चे में रहा था कि झारखंड राज्य में रांची जिला जो है धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है और ये राज्य का पहला धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है। इसी पर कोर्ट ने टिप्पणी किया था, बाहर से गुटखा देखे मंगा के खरीद के मंगा लिया था पेशकार से, बोला था कि लाओ दिखाओ जी। तो वो बोला था कि देखो को कोर्ट बाहर कैसा प्रतिबंध लगाया हो कि कोर्ट के बाहर ही गुटखा बिक रहा है। तो उस पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए फिर इसको लागू किया था। ये फिलहाल का ही न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जनजातीय विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण था कि निम्न कारणों में से कौन सा एक आर्थिक कारण सही नहीं है? यानी कि जनजाति जितने भी विद्रोह देखे दोस्तों उसमें आर्थिक कारण मुख्य था, उसमें से कौन सा एक आर्थिक कारण नहीं है उसको बताना है। कृषि की समस्या, बी में हो जाएगा निर्वाह के साधनों पर आदिवासियों का नियंत्रण, सी में हो जाएगा जमींदारों ठेकेदारों साहूकारों एवं व्यापारियों द्वारा शोषण और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा निर्वाह के साधनों पर आदिवासियों का नियंत्रण। यानी कि प्राचीन काल में ही देखें तो आदिवासी जंगलों में फल फूल तथा जड़ी बूटी
और शहद लकड़ी आदि के द्वारा देखिए तो बिना कोई कर दिए अपना जीवन निर्वाह करते थे। और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के मानने के लिए मजबूर किया और स्थायी बंदोबस्त ने ही एक कलम में उनके पूरे जीवन को बहुत कुछ बदल डाला था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो लगान देना पड़ने लगा था लोगों को, तथा निर्वाह के साधनों पर आदिवासियों का नियंत्रण न होकर अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। तो इस तरह से यहाँ पर एक कथन गलत हो जाएगा कि निर्वाह के साधनों पर आदिवासियों का नियंत्रण, यहाँ पर आदिवासियों का नियंत्रण नहीं था, अंग्रेजों का नियंत्रण था। उनके जो निर्वाह के जो जंगल से उन लोग जुड़े हुए थे उसमें अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा कि कारण सही नहीं है। लास्ट प्रश्न में देखते हैं कि झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में हो जाएगा मुख्यमंत्री 1 से 12 कक्षा छात्रवृत्ति योजना, दूसरा में करा दोस्तों कि मुख्यमंत्री विशेष विद्यालय योजना, और तीसरा में करा मुख्यमंत्री 1 से 12 कक्षा विशेष छात्रवृत्ति योजना, और डी करा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। और ये देखें तो बजट 2020-21 में राज्य सरकार विद्यालयों का कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी और इसके लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना जो है वो शुरू की गई है, इसके लिए घोषणा की थी। और इसके लिए एक अलग से बजट जो है वो 30 करोड़ रुपये का प्रोविज़न भी किया गया था। तो ये टोटल प्रश्न है दोस्तों, आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।